हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। हम पढ़ रहे हैं पाठ 8 जीव जनन कैसे करते हैं, जिसके पहले भाग में हमने अलैंगिक जनन और इसके विभिन्न विधियों के बारे में चर्चा की थी। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन और हम पादपों के अंदर यानी पुष्पों के अंदर जनन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए स्टूडेंट, हमने लैंगिक जनन के बारे में थोड़ा सा चर्चा पहले की थी। हमने लैंगिक और अलैंगिक जनन की तुलना की थी। तो देखिए, लैंगिक जनन में हमने पढ़ा था कि इसमें संतति को उत्पन्न करने के लिए दो लिंगों की जरूरत होती है, नर व मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। वह क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। एकल कोशिका से दो संतति कोशिकाओं के बनने में डीएनए प्रतिकृति बनना व कोशिकीय संगठन दोनों ही आवश्यक है। यानी सिंगल एक कोशिका होती है, उससे संतति का निर्माण होता है, तो उसके अंदर डीएनए जाता है। ठीक है, डीएनए की प्रतिकृति बनती है और कोशिकीय संरचना भी संगठित होना अति आवश्यक है। अब हमने अलैंगिक जनन पढ़ा था, तो उसमें हम देख रहे थे कि जीव जो है वो अपने जनक से समान है। ठीक है, जैसे हमने अमीबा पढ़ा था, तो अमीबा के देखिए वैसे संतति उत्पन्न हो रही है। स्पायरोगायरा पढ़ा था, तो उसमें भी वैसे ही खंड टूट रहे थे। प्लेनेरिया था तो सेम संरचना, यानी उनके जैसा ही जीव वहाँ पर प्राप्त हो रहा था। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, विभिन्नताएं अधिक होती हैं, क्योंकि कुछ लक्षण नर से आते हैं, कुछ मादा से आते हैं, तो दोनों लक्षण मिला करके संतति का निर्माण होता है। तो देखिए, लैंगिक जनन और विभिन्नताएं। देखिए, डीएनए प्रतिकृति की तकनीक पूर्णतः यथार्थ नहीं है। परिणामी त्रुटियां जीव की समष्टि में विभिन्नता का स्रोत है। जैसे अलैंगिक जनन होता है तो उसमें पूरा का पूरा सिस्टम कॉपी होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है कि लक्षण नर और मादा से आते हैं, जिस कारण इनके प्रोटीन संश्लेषण में त्रुटियां हो जाती है। प्रोटीन संश्लेषण यानी डीएनए को परिभाषित करेगा वो। उससे क्या होता है कि जीव के अंदर विभिन्नताएं समाहित हो जाती है। लैंगिक जनन में दो भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए को समाहित किया जाता है। दो भिन्न जीवों की युग्मक कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्मक द्वारा युग्मनज बनाती है, तो संतति में गुणसूत्रों की संख्या व डीएनए की मात्रा पुनर्स्थापित हो जाती है। एक बार आप थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए मानव में लिंग निर्धारण को। हम पढ़ते हैं कि गुणसूत्र होते हैं नर में XY और मादा में XX, तो 22 + XY और 22 + XX। अब दोनों में क्या होता है, आधे इधर से आते हैं गुणसूत्र, आधे मादा से आते हैं। ठीक है, आधे नर और आधे मादा से आते हैं, तो हो गया ना 44 प्लस लिंग गुणसूत्र। ठीक है, टोटल रहते हैं। पहले युग्मनज बनते हैं, उसके बाद संतति में गुणसूत्रों की संख्या पुनर्स्थापित हो जाती है। जो यानी 22 जोड़ी गुणसूत्र थे वो आगे युग्मनज बनाते हैं और फिर दोनों से गुण आते हैं, तो डीएनए और गुणसूत्रों की संख्या इक्वल हो जाती है। ठीक है, पहले आधे आधे हो जाते हैं। ठीक है, युग्मनज में क्या होता है कि आधे आधे हो जाएंगे, बाद में जब उनका निषेचन होगा तो वो पूरे हो जाएंगे। युग्मनज वृद्धि व परिवर्धन द्वारा नए जीव का विकास होता है। इस विकास हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह जनन कोशिकाएं समाहित रखती हैं। आगे हम जनन कोशिकाएं पढ़ेंगे, तब पता लगेगा कि किस प्रकार से जनन कोशिकाएं एक छोटे से जीव को बड़े जीव में डेवलप कर देती है। छोटी व गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक व जिस कोशिका में भोजन भंडार संचित होता है मादा युग्मक कहलाते हैं, और इनके संयोजन से संतति का जन्म होता है। देखिए कि जो कोशिका गतिशील रहेगी वे नर युग्मक होंगे, और जिसमें बच्चे के लिए एनर्जी रहेगी, उसके पोषण का स्रोत रहेगा, वह क्या कहलाते हैं, मादा युग्मक कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये था लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन किस प्रकार से विभिन्नताओं को समाहित किए रखता है। ठीक है, प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि जो लैंगिक जनन में विभिन्नताएं हैं उसको आप परिभाषित कीजिए, या हम देखते हैं कि लैंगिक जनन में विभिन्नताएं अधिक दिखाई देती है अलैंगिक जनन की तुलना में, तो वो किस प्रकार से होता है, तो वो ये विधि है। ठीक है, अलैंगिक जनन में हम देखते हैं ना जीव बिल्कुल समान होते हैं, लैंगिक जनन में बहुत अधिक विभिन्नताएं होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हम हैं तो हम अपने माता पिता की संतान हैं, तो उनसे हमें जो गुण प्राप्त हुए हैं उसके बेस पर हम उनसे अलग हैं। ठीक है, और यही अमीबा को ले लो, अमीबा के बेबी को ले लो, तो अमीबा का बेबी बिल्कुल अपने जनक के समान ही होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था लैंगिक जनन। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं
पौधों के अंदर जनन को। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी यानी पुष्प वाले जो पौधे होते हैं उनके अंदर जनन को हम पढ़ेंगे। एक बार थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए कि जो पुष्पी पौधे हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आवर्तबीजी, एक होते हैं अनावर्तबीजी। हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे आवर्तबीजी पादपों की। देखिए क्या डिफरेंस होता है दोनों में, नाम से स्पष्ट है। देखिए आवर्त ढका हुआ, अनावर्त खुला। ठीक है, आवर्तबीजी यानी जिनके पुष्प की जो संरचना है वो बंद रूप में होती है। ठीक है, उन प्रकार के पौधों का हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे। देखिए स्टूडेंट, आवर्तबीजी इन्हें क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्म कहा जाता है। हम पुष्पों के बहुत सारे संघ पढ़ते हैं जिसमें से ये एक विशाल उपसंघ है, यानी बहुत बड़ी संख्या में इस कैटेगरी के अंदर पौधे आते हैं। ठीक है, इनमें पौधों के बीज ढके रहते हैं और इसके पुष्प में बाह्य दल व दल पाए जाते हैं। मैं अभी एक पुष्प का एग्जाम्पल लूँगी। ठीक है, प्रैक्टिकल के द्वारा उसको मैं बताऊंगी कि क्या बाह्य दल होते हैं, क्या दल होते हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए। उदाहरण इसका होता है सरसों, गुड़हल, मटर। और भी पौधे हम देख सकते हैं, या आप मुझे बताइए कि आपने कौन कौन से पौधे देखे हैं जिनमें इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनके पौधों के जो बीज हैं वो ढके हुए रहते हैं। ठीक है, देखिए आवर्तबीजी के जन्नांग पुष्प में स्थित होते हैं। पुंकेसर व स्त्रीकेसर पुष्प के जनन भाग हैं जिनमें जनन कोशिकाएं होती हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि लैंगिक जनन होगा तो नर मादा। ठीक है, पुष्प में इन्हें क्या कहा जाता है? पुंकेसर और स्त्रीकेसर कहा जाता है। और ये कहाँ स्थित होते हैं? ये पुष्प में स्थित होते हैं। ठीक है, अभी हम एक पुष्प लेते हैं, उस पुष्प में देखते हैं कि कौन सा बाह्य दल है, कौन सा दल है, कौन सा पुंकेसर है और कौन सा स्त्रीकेसर है। जैसे मैंने ये सरसों के पुष्प लिया है। ठीक है, सरसों का पुष्प में मैं एक पुष्प यहाँ से अलग कर देती हूँ। ठीक है, ये भाग ले लिया। अब आप इसमें ये देखिए कि ये बाहर की जो पत्तियाँ हटा देते हैं, बाहर की पत्तियाँ हटा देने पर देखिए ये भाग इसका कहलाता है स्त्रीकेसर और साइड के ये जो भाग हैं ये कहलाते हैं पुंकेसर। ठीक है, देखिए एक मिनट हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए ये आपको थोड़ी बारीक संरचना ये दिख नहीं रही, मैं इस कपड़े पे दिखाती हूँ, ब्लैक है, हाथों में ये येलो येलो सा लग जाता है। ये क्या कहलाता है? ये परागकण कहलाते हैं। ये सरसों का एग्जाम्पल था। सरसों का पुष्प देखिए थोड़ा सा छोटा है, इसमें थोड़ा सा क्लियर हमें समझ नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, बड़ा पुष्प लेते हैं। और बड़े पुष्प में मैंने ले लिया ये धतूरे का पुष्प है, थोड़ा मुरझा गया है। अब इसमें आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिए। देखिए ये पुष्प है, इसमें ये बाहर के जो ग्रीन लीव्स हैं ये कहलाते हैं बाह्य दल। ठीक है, ये जो भाग है ये बाह्य दल। ये वाइट जो पोर्शन है ये कहलाता है दल। ठीक है, जिसे पंखुड़ी भी बोलते हैं, इसको हम अलग कर लेते हैं। आज देखिए पूरा पोस्टमार्टम करेंगे अपने इसका। अब इसमें देखिए बहुत ईजी तरीके से स्पष्ट दिख रहे हैं। देखिए ये देखिए ये लंबे लंबे तंतु दिख रहे हैं, ये वाले भाग ये कहलाते हैं पुंकेसर। ठीक है, और ये देखिए ये बीच में एक छोटा सा ये कहलाता है स्त्रीकेसर। ओके स्टूडेंट, तो हमने पुष्प लिया और पुष्प में देखा कि कौन सा स्त्रीकेसर और पुंकेसर है। आपको अच्छे से समझ आया। अब देखिए इस आधार पर पुष्प दो टाइप्स के होते हैं। पहला देखिए एक लिंगी पुष्प। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर में से कोई एक जन्नांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं। उदाहरण पपीता और तरबूज। ठीक है, इनके पुष्प अभी मेरे पास सर्दियों का टाइम है तो अवेलेबल नहीं है, मैं आपको डायग्राम से बता देती हूँ कि इनके पुष्प में एक ही होता है। ठीक है, पुंकेसर होगा या स्त्रीकेसर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों होंगे नहीं, अलग अलग पुष्प पे लगेंगे, एक पुष्प पे दोनों नहीं होगा। तो आप बता सकते हो इनमें कौन सा परागण हो सकता है? पर परागण हो सकता है ना भी। एक पुष्प पे तो पुंकेसर है, एक पुष्प पे स्त्रीकेसर है, तो स्वपरागण हमने पढ़ा था।
खुद का खुद के साथ होगा तो वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि भाई स्त्री केसर है, इसको निषेचन के लिए पुंकेसर चाहिए होगा। तो पुंकेसर और स्त्री केसर ये अलग अलग पुष्प पे होंगे। पुंकेसर उड़ करके स्त्री केसर में जाएंगे और वहाँ गिरेंगे परागण, तब इसमें निषेचन होगा। तो ये पुष्प कौन से होते हैं? पपीते के, तरबूज के, इनके पुष्प होते हैं जिनमें इस प्रकार की क्रियाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है उभयलिंगी पुष्प। नाम से स्पष्ट है, उभय यानी दोनों, कि जब पुष्प में पुंकेसर व स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो पुष्प उभयलिंगी कहलाता है। जैसे गुड़हल, सरसों। पुष्प में क्या हुआ? पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों हो गए, तो इसमें हो सकता है स्वपरागण। ठीक है, पुंकेसर के जो परागकण है वही गिर जाए और स्त्री केसर में निषेचन संपन्न हो जाए। ठीक है, इनमें हो सकता है स्वपरागण होए। अब इसमें क्या है? पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों है, तो ये क्या कहलाता है? पुष्प उभयलिंगी पुष्प कहलाता है। अभी मेरे पास एक लिंगी पुष्प मौजूद नहीं है, जैसे पपीता, तरबूज होता है, तो ये गर्मियों के मौसम में होते हैं, तो अभी मेरे पास अवेलेबल है नहीं, तो ये कहलाते हैं उभयलिंगी पुष्प। गुड़हल था, वो भी इसमें था। धतूरा है, तो धतूरे में क्या होते हैं? काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो हमें आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये समझ आया आपको, एक लिंगी और उभयलिंगी। ओके स्टूडेंट, तो ये तो थी बेसिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम स्त्री केसर और पुंकेसर के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट पुंकेसर। ये नर जनांग है जो परागकण बनाते हैं। परागकण सामान्यतः पीले हो सकते हैं। ठीक है, ये लगभग लाइट पीले से कलर के होते हैं। देखिए, हम पुष्प के अंदर ये जो जनन पढ़ेंगे ना, इसमें आपको मैं पुष्प के एग्जाम्पल से ही पढ़ाऊंगी। बहुत सारे पुष्प पाए जाते हैं, तो आप ये घर पे प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। ठीक है, घर पे देख भी सकते हैं कि अच्छा ये पुष्प है, इसमें कौन सा स्त्री केसर है, कौन सा पुंकेसर है, कौन सा दल है, कौन सा है ये एक लिंगी है या उभयलिंगी है। ठीक है, अभी एक बार पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों को पढ़ लेते हैं, फिर एक पुष्प लेंगे और उसके अंदर इन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो पुंकेसर क्या थे? नर जनांग थे जिनमें परागकण बनते हैं और परागकण पीले से रंग के होते हैं। फिर बात करते हैं मादा भाग की, यानी स्त्री केसर। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में स्थित होता है। यह पुष्प का मादा जनांग है। इसके 3 भाग होते हैं। देखिए, आधार का उभरा हुआ भाग अंडाशय, मध्य का लंबा भाग वर्तिका, शीर्ष भाग वृत्तिका। अगर ये थोड़ा सा प्राय चिपचिपा सा होता है। क्यों चिपचिपा होता है? कि जो परागकण उड़ के आएंगे ना, वो इससे चिपक जाए, है ना, इसके लिए ही थोड़ा सा चिपचिपा सा रहता है। और अंडाशय में बीजांड होते हैं। प्रत्येक बीजांड में अंड कोशिका होती है। एक बार इसकी संरचना को समझिए, फिर मैं एक ओरिजिनल पुष्प लेंगी, उसके अंदर अपन इन भागों को वेरीफाई करेंगे। देखिए, ये क्या होते हैं? बाहरी पंखुड़ियाँ होती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? दलिया पंखुड़ी। बीच का जो पुष्प का मोटा सा भाग होता है, ये क्या कहलाता है? अंडाशय। और पुष्प में ये लंबी सी पंखुड़ियाँ सी लिखी होती हैं, ये क्या कहलाती हैं? वर्तिका या वर्तिकाग्र। ठीक है, देखिए, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ये किसके भाग हैं? स्त्री केसर के भाग हैं। पुंकेसर नर जनांग, तो परागकोश और तंतु। ठीक है, ये इसमें पाए जाएंगे। अब देखिए, आप मेरे को बताइए कि ये हमने फूल लिया, इसमें स्त्री केसर भी है और पुंकेसर भी है, तो कौन सा हो गया ये? बिल्कुल सही, ये उभयलिंगी हो गया। और हम एक लिंगी लेते तो उसमें या तो पुंकेसर नहीं होता या स्त्री केसर नहीं होता। ठीक है, इसमें दोनों हैं, तो ये क्या कहलाएगा? उभयलिंगी पुष्प कहलाएगा। ठीक है, अभी मैं एक पुष्प लेती हूँ, उस पुष्प के अंदर अपन इन पुंकेसर और स्त्री केसर को समझते हैं। अब स्टूडेंट, हमने पुंकेसर और स्त्री केसर पढ़ा था, तो सेम वही धतूरे का एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो धतूरे में देखिए, ये पुंकेसर थे और ये स्त्री केसर था। अब परागकण जो होते हैं वो ध्यान रखिए इन पुंकेसरों पर होते हैं, एकदम बिल्कुल वाइट वाइट सा। मैं एक मिनट देखती हूँ, यहाँ पर दिख रहा है तो आपको देखिए, ये देखिए कपड़े पे ये वाइट वाइट सा लग रहा है। देखिए, एक मिनट, ये दिख रहे हैं ना आपको? ये क्या कहलाते हैं? ये परागकण कहलाते हैं। ठीक है, और एक बार और देख लीजिए, देखिए यहाँ पर देखते हैं, ये टूट ही गया, कोई नहीं। तो ये जो है ना, ये परागकण है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए ये निशान बन रहे हैं, आप इनको टच करके देखेंगे, आपके आसपास धतूरा इजीली मिल जाएगा, तो आप उसके फूल को लीजिए और अपने आप से आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, तो परागकण इस पुंकेसर पर होते हैं और ये बीच का भाग क्या होता है? स्त्री केसर।
अब देखिए ये संरचना हमारे पास में बच गई। ये सारा भाग क्या है, ये सारा भाग स्त्री केसर का भाग है। इसके हमने 3 भाग पढ़े थे। देखिए आधार का उभरा हुआ भाग जो ये अंदर दिख रहा है ना, ये उभरा हुआ, ये कहलाता है अंडाशय। बीच का लंबा भाग ये वर्तिका और ऊपर का शीर्ष भाग ये वर्तिकाग्र। तो ये जो वर्तिकाग्र होता है ना, ये बिल्कुल ऐसे चिपचिपा सा होता है ताकि ये जो पुंकेसर थे ना ये इस पे चिपक जाएं। ठीक है, उड़ के आएंगे पुंकेसर किसी भी तरीके से तो इस पे चिपक जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये संरचनाएं हमारे पास में क्या थी, ये पुंकेसर और ये स्त्री केसर, वर्तिका और नीचे का भाग देखिए ये अंडाशय। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। अब इस आधार पे मैं चर्चा कर चुकी हूँ। परागण कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का, स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, देखिए पुष्प में परागण के प्रकार। देखिए स्वपरागण, यदि पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह स्वपरागण कहलाता है। ये ज़्यादातर कौन से पादपों में होगा, उभयलिंगी पादपों में। देखिए कैसे कि जैसे पुंकेसर है, ठीक है, पुंकेसर से परागकण इस वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे, है ना, तो ये प्रोसेस एक पुष्प में ही होगी। ठीक है, बाहर से हमें दूसरा पुष्प लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये क्या कहलाता है, ये स्वपरागण कहलाता है। परपरागण, यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। यह स्थानांतरण वायु, जल अथवा प्राणी जैसे वाहक द्वारा संपन्न होता है। अब परपरागण किस में होगा, एकलिंगी पुष्प में। मान लो देखिए ये पुष्प है, इसके पास केवल पुंकेसर है, ये पुष्प है, इसके पास केवल स्त्री केसर है। अब पुंकेसर को जाना पड़ेगा स्त्री केसर के लिए। ठीक है, स्त्री केसर में जाना होगा, भी निषेचन करवाना है तो स्त्री केसर तक जाना होगा। तो ये एक से दूसरे में, यानी एक से दूसरे में जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, परपरागण, यानी दूसरे के साथ परागण करना। अब ये स्थानांतरण कैसे होता है, जैसे वायु से उड़ के चले जाएं। ठीक है, ये बिल्कुल हमने पढ़ा था ना संरचना में कि हाथ लगाते हैं तो भी ऐसे पीला पीला सा पाउडर चिपक गया था हाथ पे, तो बिल्कुल एकदम बहुत ही सॉफ्ट होते हैं तो उड़ जाते हैं। अब इसमें मुख्य जो भूमिका निभाती हैं वो मक्खियाँ निभाती हैं। मधुमक्खियाँ होती है ना, एक पुष्प पे बैठेगी दूसरे पुष्प पे जाएगी, तो उनकी बॉडी से चिपक के क्या होते हैं, ये परागकण वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। और वर्तिकाग्र चिपचिपा होता है तो उनकी बॉडी से लगा होता है ना वो परागकण, तो वो क्या करता है, इस वर्तिकाग्र से चिपक जाता है, फिर इसके अंदर जाता है और यहाँ पे निषेचन वगैरह होता है। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे आपको तभी समझ आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने मेन पॉइंट्स इसके बारे में जान लिए। ठीक है, जनन को पढ़ने के जो बेसिक्स हैं वो जान लिए। थोड़ा सा इसको मैं टर्म्स को एक बार पॉइंट्स रिवाइज कर देती हूँ ताकि एक बार आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाए। पहले हमने पढ़े आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी। ठीक है, ढके हुए पुष्प और बिना ढके हुए पुष्प। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब पुष्प आते हैं 2 टाइप्स के, एकलिंगी और उभयलिंगी। एकलिंगी में या तो स्त्री केसर या पुंकेसर, उभयलिंगी में दोनों होंगे। ठीक है भैया, पुष्प भी ले लिया, पुष्प की संरचना में पढ़ा, स्त्री केसर पुंकेसर पढ़ लिया। ठीक है, हमारे पास में एकलिंगी उभयलिंगी भी आ गए। अब हमने परागण करवाना है। परागण करवाने के 2 तरीके, या तो स्वपरागण करवा लो या परपरागण करवा लो। ठीक है, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब ये प्रोसेस आगे क्या हो जाएगी, जनन में कन्वर्ट होएगी, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं पादपों के अंदर जनन को। बहुत ही इजी प्रोसेस है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, लगभग हम अभी जो पढ़ के आए हैं ना उसमें आपको ये जनन कंप्लीट हो गया और आपको पता ही नहीं चला। देखो बातों में। अब इसको पढ़ते हैं फिर स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। देखिए, परागकण किसी माध्यम से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। वर्तिकाग्र पर पहुँचने के पश्चात नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुँचने हेतु वर्तिका नलिका भाग से गुजरना होता है जो बीजांड तक पहुँचती है। ठीक है, परागकण कहाँ से आया, पुंकेसर से। ठीक है, उड़ करके वर्तिकाग्र पे आया, वर्तिकाग्र पे चिपक गया, फिर वर्तिकाग्र से होता हुआ देखिए ये नर युग्मक, ये जाएगा, ये कहाँ पर जाएगा, ये इस बीजांड तक पहुँच जाएगा। ठीक है, परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका से संलीत हो जाता है। अब अंडाशय क्या उत्पन्न करेगा,
अंडकोशिका, ये नर युग्मक जो था ये इस अंडाशय के मादा युग्मक से मिल जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं निषेचन। ध्यान रखिएगा, नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलना क्या कहलाता है? निषेचन। निषेचन के पश्चात युग्मनज बनते हैं और तत्पश्चात युग्मनज के अनेक विभाजन होते हैं। वह बीजांड में भ्रूण विकसित होता है। ध्यान रखिएगा, निषेचन होगा तो युग्मनज बनेंगे और युग्मनज से ही ये भ्रूण विकसित हो जाएगा। ठीक है, भ्रूण यानी छोटा जीव। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है, यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड जो था उसका जो बाहर है उस बीज की रक्षा करने के लिए कठोर आवरण, आपने कोई भी फल खाया हो तो आप उसका बीज देखते हो तो उसका बाहर का आवरण बहुत ही कठोर होता है। ठीक है, जब भी आप उस बीज को डालोगे ना तो बाहर का ये खोल होता है, ये गल करके टूट जाता है, उस बीज से पौधा बनता है। ठीक है, अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनाता है। इस अंतराल में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिकाग्र प्राय मुरझाकर गिर जाते हैं। ठीक है, बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है जो नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को अंकुरण कहते हैं। कोई भी सब्जी लगती है, कोई भी फ्रूट लगता है तो पहले फूल लगता है, वो फूल विकसित होता है, फिर उसमें निषेचन होता है। तो फूल का जो ये भाग होता है ना, नीचे का भाग अंडाशय, ठीक है, इसके बाहर की पत्तियां वगैरह, फूल वगैरह की झड़ जाती हैं। जो भी है ये बाह्यदल, पुंकेसर, पंखुड़ी, वर्तिका, ये सारे झड़ जाते हैं। इसका जो ये अंडाशय भाग है ये ग्रोथ करता है, जो हम फ्रूट के रूप में खाते हैं। जैसे आपने आम खाया, आम का जो पल्प है वो एक अंडाशय में होता है, बीज, और ये बीज ही क्या होता है? भावी पौधा होता है। यानी उसको हम अगर रोपित करें तो वो अंकुरण होगा, अंकुरण से नया पादप बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम एक सेब को कट करके देखते हैं कि क्या क्या पार्ट्स इसके होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जनन हमने पढ़ लिया। जनन को हम यहाँ से समझते हैं। ठीक है, पादपों के अंदर जनन को देखिए होता क्या है कि ये पुंकेसर और ये स्त्री केसर, पुंकेसर के जो परागकण होते हैं वो इसके ऊपर झड़ जाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर झड़ गए। अब क्या होता है कि वहाँ से जो परागकण है वो गति करते हैं। गति करने के बाद ये कहाँ पहुँचते हैं? देखिए इस अंडाशय के अंदर। अब यहाँ से क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक का इस अंडाशय के अंदर निषेचन होता है। निषेचन से युग्मनज और फिर भ्रूण बनता है, और भ्रूण से देखिए अंडाशय वृद्धि करता है और एक परिपक्व फल बन जाता है। अब जैसे हम धतूरे का लेते हैं तो देखिए कि इस प्रकार से ये पूरा फल विकसित हो जाता है। यानी जो अंडाशय था वो ऐसे फूल गया। ये जो भाग था ना, ये वाला देखिए, ये वाइट वाइट से अंदर येलो सा दिख रहा है भाग, यही भाग ये है, ये फूल गया और एक फल के अंदर परिवर्तित हो गया। हम जो खाते हैं वो लगभग इस अंडाशय भाग को ही खाते हैं, है ना। जैसे हम आम खा रहे हैं तो आम का जो भाग हम खा रहे हैं वो उसका अंडाशय भाग ही होता है जिसका हम सेवन करते हैं। और जो इसके बाहर के थे ना, जैसे ये पुष्प होते हैं तो मैंने यहाँ पर हटा दिए। अब जैसे ये बड़ा हो जाता है, ये बढ़ जाता है, तो ये जैसे दल थे, बाह्य दल थे, ये स्त्री केसर था, पुंकेसर था, तो ये सारे झड़ जाते हैं, झड़ करके गिर जाते हैं और केवल मात्र ये इतना ही बच जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये धतूरा ही है। ये आपके आसपास मिल जाएगा, आप डेली एक धतूरे को ऑब्जर्व कर सकते हो। आप देखना कि कैसे वो पुष्प बनता है, फिर धीरे धीरे कैसे फूल बनता है, फिर धीरे धीरे उसका पुष्प कैसे झड़ता है। तो इसको अपन इजीली आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था पुष्पों में जनन। अब देखिए स्टूडेंट, इस धतूरे को तो मैं काट नहीं सकती, है ना, थोड़ा सा मादक पदार्थ होता है ये। मैं आपको एक सेब के एग्जाम्पल से बताती हूँ कि फल के अंदर की संरचना क्या होगी। देखिए, जैसे ये एप्पल लेते हैं अपने, थोड़ी सी एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए कि एप्पल जो है वो एक वास्तविक फल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि एप्पल में क्या होता है कि जैसे हमने अभी पढ़ा था कि जो अंडाशय भाग है वो फल में कन्वर्ट होता है, लेकिन एक्चुअल में एप्पल में क्या होता है कि ये जो भाग है ये अंडाशय नहीं होता है। ठीक है, ये इसके नीचे का भाग जो है वो फूल जाता है, लेकिन हम इसके अंदर बीजांड और इन सब को इजीली पढ़ सकते हैं। जैसे ये देखिए, ठीक है, ये जो इसका भाग दिखाई दे रहा है ये इस प्रकार का है ना, अंदर का जो पोर्शन है जो एक सख्त पपड़ी टाइप में होता है
वो इसका अंडाशय होता है एक्चुअल में। ठीक है, देखिए इससे जुड़ा हुआ है और ये जो भाग है ये इसका अंडाशय होता है। और ये स्टूडेंट देखिए ये बीज हो गया, जो क्या होगा आगे इसको हम बोएंगे तो अनुकूल परिस्थितियों में ये एक नए पादप के रूप में विकसित हो जाता है। तो हम एक्चुअल में इसको एक तरह से देखिए कि ये जो भाग जो मैंने एग्जाम्पल लिए थे जैसे आम है, तो इनमें क्या होता है ये अंडाशय भाग होता है और उसे ही हम खाते हैं। लेकिन सेब में क्या होता है, होना तो अंडाशय चाहिए था लेकिन सेब एक आभासी फल है। यानी देखिए हम जो थ्योरी पढ़ रहे थे उसके अकॉर्डिंग तो यही था कि ये ग्रोथ करेगा, ये बढ़ेगा, उसे खाएंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ये अंडाशय नहीं होता। तो एक तरह से ये आभासी फल का उदाहरण है। इसमें जो अंडाशय होता है वो ये जो देखिए सख्त भित्ति वाला जो भाग रह गया इसके अंदर, ये प्लास्टिक सा छिलका सा होता है, ये इसका अंडाशय होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आई जनन प्रक्रिया और किस प्रकार से फूल का, बीज का निर्माण होता है, किस प्रकार से जनन संपन्न होता है। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा पुष्प के भाग, पुष्प में परागण और पुष्प के अंदर जनन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मानव के अंदर लैंगिक जनन को। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।